वेलकम गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। नया इनिशिएटिव हमने चालू किया है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस का। यहाँ पे हम न्यूज़ के टर्म्स देखेंगे, न्यूज़ को देखेंगे और देखेंगे जीएस के कौन से पेपर से न्यूज़ बिलोंग करता है। उसके साथ साथ हम कीवर्ड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हम न्यूज़पेपर देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस से हमें कुछ बहुत कम न्यूज़ को देखना है आज। सबसे पहला न्यूज़ देखना है हमें, पेज नंबर 9 पे है, वीक क्रेडिट पुशेस कैश इन हैंड टू हाईएस्ट लेवल सिंस 2007-8। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो है एक तो क्रेडिट क्रंच हो गया है, मतलब क्रेडिट कम दिया गया है, मतलब लोन्स कम दिए गए हैं। दूसरी चीज़, डिपॉजिट भी जो है बैंक्स में कम हो गया है। इस वजह से इकनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है और इस वक्त लोगों की डिज़ायर है कि उनके हाथ में पैसा रहे, लिक्विड रहे, कैश इन हैंड रहे, क्योंकि ई कॉमर्स से अभी जो है ख़रीदारी नहीं चल रही है। ई कॉमर्स सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी कर रहा है और अभी जो कंज्यूमर्स हैं वो रिटेल किराना स्टोर्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो नोट हैं, कैश इन हैंड है लोगों के हाथ में, तो इस वजह से जो है आपका कहीं ना कहीं कैश इन हैंड काफ़ी हाई लेवल पर है। 2007-8 में ऐसा लेवल देखा गया था। तो ये 14.5% ज़्यादा है एक साल पहले से। मतलब सेम अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे 2019 का, तो उससे अभी जो हमारा लेवल है वो 14.5% हायर है। उसके साथ साथ बैंक के सोर्सेज ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है हमारी 3 वीक के लॉकडाउन की वजह से। उसके साथ साथ हमारा जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क कर रहे हैं। साथ साथ ये भी कहना है कि जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जो मतलब किराना स्टोर्स हैं, वो कैश को प्रेफर करते हैं, इसीलिए लोगों के पास जो है लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनके हाथ में कैश रहे। दूसरा रीज़न ये है कि लोग इसलिए भी कैश अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं क्योंकि बार बार जो है बैंक से जाकर के विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं लोग, और जो किराना स्टोर्स हैं वहाँ पे उनको कैश पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इस वजह से हाथों में कैश ज़्यादा है। कैश विद पब्लिक अगर हम देखें तो इसने ये जो है 2541 था 13 मार्च के आसपास, और अभी जो है ये 27 मार्च के आसपास देखेंगे हम, इसमें जंप आया 49,554 करोड़ का। तो टोटल अभी जो कैश इन हैंड है लोगों के पास वो 1.35 लाख करोड़ है मार्च से। तो मार्च में आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा कैश इन हैंड बढ़ गया है। अब पब्लिक के पास जो कैश इन हैंड होता है वो करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा करेंसी इन सर्कुलेशन होगी, करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब क्या क्या कितना पैसा अभी सर्कुलेशन में है, तो उतना ज़्यादा हमारा कैश ट्रांजैक्शंस होंगे। तो कहीं ना कहीं जो कैशलेस इकॉनमी थी, जो डिजिटल पुश था, उसको स्लो डाउन मिला है इस लॉकडाउन की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेज पर है, आपको देखना है, लॉस्ट इनकम टू मार्जिनल वर्कर्स इज 0.41% ऑफ जीडीपी फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ लॉकडाउन। तो बार बार आपको बोला जा रहा है कि वायरस की वजह से जो है हमारी इकोनॉमी पे स्लो डाउन आएगा। तो ये जो है इसको आईआईटी बॉम्बे ने एक स्टडी की थी और इन्होंने देखा था कि कितना जो है इनकम लूज हुई है मार्जिनल वर्कर्स की। तो ये देखा गया था कि जो टोटल इनकम का लॉस है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो पूरी जीडीपी का 0.41% पड़ता है इन 3 हफ्तों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम लॉकडाउन को कंटिन्यू करते हैं और 3 हफ्ते, तो 0.41 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.82% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है हमारा इस पर फ़र्क पड़ा है, वर्कर्स की इनकम इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से गिरी है। और इम्पैक्ट, अगर टोटल इम्पैक्ट देखेंगे जीडीपी पर इस लॉकडाउन का, तो ऑलमोस्ट 1.18% आ रहा है। मतलब ये अगर मई एंड तक आपका जो है लॉकडाउन चलता है तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा इनकम पर वो 1.18% पड़ जाएगा। अभी फ़िलहाल 0.41% है इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट हमारा जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का अगर साइज़ देखें तो टोटल साइज़ जो इंडियन इकोनॉमी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये देख लीजिए, 140.78 लाख करोड़ है हमारा। और जो इनकम लूज़ हुई है मार्जिनल वर्कर की वो 58,000 करोड़ का लॉस हमें इन 3 हफ्तों की वजह से मिला है। अब अगर हम डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखें तो वो किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है कितना जो है वर्क अपॉर्चुनिटी लूज हुई है कैजुअल वर्कर की। तो आपको पता है कि कैजुअल वर्कर अभी काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो 21 दिन की जो है वर्क अपॉर्चुनिटी लूज हो गई हमारी। दूसरी चीज़ कि जो लोग जिनको जो है बेनिफिट मिल रहा था अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, तो उनका क्या लॉस हुआ है। और तीसरी चीज़ ये है कि लाइवलीहुड कितने जो है इम्पैक्ट हुए हैं कंजम्पशन के रिडक्शन की वजह से। जैसे कि ढाबे वाले हो गए तो
इनका जो है लाइवलीहुड पे लॉस आएगा। तो ये सब चीज़ों को देख करके हम जो है इनकम का इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर में कितना जो है एक्टिविटी स्टॉल हो गई है या रुक गई है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इनका एक अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव देखें तो टोटल जो आता है, टोटल जो लॉस आ रहा है वो 58,000 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अगर लॉकडाउन जो है 42 वीक रहे तो कितना हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, 116,160 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। और इम्पैक्ट देखिए कहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मार्जिनल वर्कर्स भी ज़्यादा हैं। तेलंगाना में पड़ेगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा लॉस होगा वर्कर की इनकम का। और ये जो है आपके टॉप 5 स्टेट्स होंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, आप देख लीजिए। यूपी, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ पे जो वीक लिखा हुआ है इसको आप डेज कर लीजिए, ये डेज होना था, वीक नहीं होना था। मतलब जो 3 मई तक है तो 3 मई तक जो टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा वो 1,16,160 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हमने अभी देखा था कि 0.83% ऑफ जीडीपी के आसपास आएगा। और अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये तो था इनकम एक्सपेंडिचर का कितना लॉस होगा। तो अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो लॉस है वो बैठेगा 2,21,084 करोड़ का। तो ये 0.79% बैठता है जीडीपी का। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है और लोगों की इनकम भी रिड्यूस हो रही है। और किन किन स्टेट्स में ज़्यादा जो है, कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे कंजम्पशन का लॉस हो रहा है। तो पहला स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका वेस्ट बंगाल, चौथा है तमिलनाडु, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका कंजम्पशन का लॉस होगा। इनको प्लीज़, इन फिगर्स को आप देख लीजिएगा अच्छे से कि कहाँ पे इनकम का लॉस ज़्यादा है और कहाँ पे कंजम्पशन का लॉस ज़्यादा है। तो अगर कोई इकोनॉमिक्स का पेपर आता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कि, और क्योंकि ये आईआईटी बॉम्बे की स्टडी है तो इसमें लेजिटिमेसी है इस स्टडी की। अब प्रॉब्लम क्या है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं सोशल सेक्टर पे और हाउस होल्ड कंजम्पशन के। बहुत सारे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एंग्विश हो गया, कुछ लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उनके बारे में इस स्टडी में रिफ्लेक्शन नहीं किया गया है। और स्टडी जो है एक बड़ी स्टडी का पार्ट थी जिसका नाम है कमांड। कमांड स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेशन फॉर मल्टी मॉडल एनालिसिस एंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये एक रिसर्च स्टडी थी आईआईटी बॉम्बे की, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखना है, WHO वॉन्ट्स अगेन इम्यूनिटी पासपोर्ट। ये जीएस पेपर 2 से है, आपका आईआर का इशू है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये आएगा। WHO आपको पता ही है कि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ के मुद्दे पे काम करती है। तो हुआ क्या था कि WHO ने ये बोला है कि आप जो है लोगों को अगर इम्यूनिटी पासपोर्ट देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ का स्प्रेड रुक जाएगा। तो WHO को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? WHO को ऐसा इसलिए बोलना पड़ा था कि एक पर्टिकुलर कंट्री है चिली। चिली ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि वो जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास एंटीबॉडीज़, इनकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज़ हैं कोविड से लड़ने की, तो लोगों को हेल्थ पासपोर्ट दे देगी और लोग जो है फिर आसानी से घूम फिर सकते हैं। और जिनके पास हेल्थ पासपोर्ट नहीं होगा उनको घर में रहना पड़ेगा। तो आपने एक मूवी देखी होगी कंटेजियन। कंटेजियन अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये पैंडेमिक से ही डील करती है और कोविड जैसा ही पैंडेमिक है। तो हालांकि वो फिक्शनल मूवी है बट बहुत कुछ उसमें आज जैसा भी है। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि जो एक नोवेल वायरस उसमें भी आया था और वो भी जो है आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। बहुत सारे लोग उस डिज़ीज़ की वजह से मर रहे थे। तो वहाँ पे अगर किसी को मूव करना था तो लोगों को जो है एक पासपोर्ट सा दिया जाता था जो सेफ़ होगा, सिर्फ वही बाहर मूव कर सकता है। तो उसके हाथ में एक रिस्ट बैंड बांध देते थे लोगों के हाथ में, जो लोग सेफ़ थे। तो इसीलिए इसी चीज़ को जो है चिली भी कर रही है। चिली जो है हेल्थ इम्यूनिटी पासपोर्ट दे रही है लोगों को, और जिनके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट होगा वो जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो WHO का कहना है कि अभी हमारे पास ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो कि ये प्रूव कर दे कि अगर कोई रिकवर कर गया है कोविड-19 से तो वो दोबारा से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है। इसलिए अगर किसी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं भी तो उससे ये प्रूव नहीं होता है कि वो दूसरे इन्फेक्शन के लिए इम्यून हो गया है। तो ऐसे में जो है इम्यूनिटी पासपोर्ट देना गलत है और उससे आप जो है रिस्क बढ़ाते हैं कम्युनिटी इन्फेक्शन का।
तो दूसरी चीज़ ये अब मैंने आपको बैकग्राउंड तो बता ही दिया कि क्यों ऐसा बोला गया था। इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है? इम्यूनिटी पासपोर्ट के ऊपर मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब आपको देखना है रिसर्च इसके ऊपर और ज़्यादा करनी है, जिससे कि हमें ये गारंटी मिल जाए कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेकेंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। तो द हिंदू में आज आपको ये 3 मेन आर्टिकल्स देखने हैं, और एक दो और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एक आपका पी चिदम्बरम जी ने लिखा है, वो काफ़ी पॉलिटिकल आर्टिकल है, उसमें बहुत कम सब्सटेंस है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पॉलिटिकल आर्टिकल्स ना पढ़ें। तो अब देखते हैं द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं। द हिंदू में पहला आर्टिकल जो आपको देखना है ये जीएस पेपर 3 से है, और ये कहता है सीवेज सर्विलेंस कैन एस्टिमेट कोरोना वायरस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। तो ये आर्टिकल कहता है कि एक फ्रांस में एक स्टडी हुई थी जिसने ये देखा था कि अगर हम जो सीवेज का जो पानी है उसका जब हम उसकी अगर हम सर्वेलेंस करते हैं, उसमें अगर हम वायरस का लोड देखते हैं और अगर उसमें कोरोना वायरस का लोड मिलता है, तो उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो है कम्युनिटी में कितना स्प्रेड है। तो मतलब जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा जो है कम्युनिटी में स्प्रेड होगा। तो सैम्पलिंग जो है सीवेज की वायरल पार्टिकल्स की, सीवेज में वायरल पार्टिकल्स की बहुत सारी डिजीज़ के लिए की जाती है, जैसे कि पोलियो के लिए की जाती है, रोटा वायरस के लिए, हेपेटाइटिस ई और टाइफाइड के लिए की जाती है। अब रिसर्चर्स जो फ्रांस के हैं उन्होंने ये एक स्टडी में फाइंड किया था कि अगर हम सीवेज सर्वे करें, सर्वेलेंस करें, तो हम जो है SARS-CoV-2 के वायरस के बारे में भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितने लोगों के को जो है SARS-CoV-2 का वायरस फैला हुआ है। अब देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड है किसी भी वायरस से, तो उसकी मल मूत्र से वो वायरस निकलता है और बॉडी जो है शेड करती है वायरस को थ्रू द रूट ऑफ स्टूल्स, मतलब मल के माध्यम से वायरस निकलता है। अब अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो स्लरी आ रही है उसकी अगर हम डिटेल स्टडी करें और उसमें देखें कितना वायरस का लोड है, तो हमें ये पता चल सकता है कि कम्युनिटी में स्प्रेड कितना है। अब एक स्टडी में ये फाइंड किया गया था कि जब जब एनवायरनमेंट सर्वेलेंस किया गया, तो वायरस का कंसंट्रेशन जब सीवेज में ज़्यादा पाया गया था, तब पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैला था। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वायरस का लोड पाया जाएगा सीवेज में, उतना ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, आपकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा बीमार पड़ेगी। तो इससे जो है हम फिर सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो कोरिलेशन इसमें देखा गया, देखिए कोई भी चीज़ जब स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ होती हैं तो वो कोरिलेशन पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे ये देखा गया था कि कोरिलेशन काफ़ी हाई है, मतलब जितना ज़्यादा सीवेज में वायरस है उतना ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, जितना कम सीवेज में वायरस है उतना कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ साथ सर्वेलेंस की ये जो सर्वेलेंस है ये एक ईजी और अच्छा तरीका है जिससे कि आप वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं, और ये हम इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं। एटलीस्ट सिटीज़ के अंदर ये किया जा सकता है जिससे कि सिटीज़ का सर्वेलेंस किया जा सके। पर ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कब सर्वेलेंस करना है। तो सर्वेलेंस हमें तब करना है जब आउटब्रेक थोड़ा सा कम हो गया है, जिससे कि या फिर केसेस जो है कम हैं, जिससे कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि अभी कम्युनिटी का स्प्रेड कितना है। जब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड हो तब हमें ये सर्वेलेंस नहीं करना चाहिए, तब हमें जो है ये सीवेज का सर्वेलेंस तब उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके साथ साथ इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि देखिए सीवेज की सैम्पलिंग जो है टेस्टिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, टेस्टिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है ये। जैसे एंटीबॉडी टेस्ट से हम जो है सर्वेलेंस करते हैं, वैसे ही हम सीवेज को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं सर्वेलेंस के लिए। इसे प्योरली सर्वेलेंस के लिए यूज़ करना है, इसको जो है हमें टेस्टिंग के सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ नहीं करना है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, आपको देख लेना है कि सीवेज का सर्वेलेंस क्या है, इसका कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक में अगर आपको कोई सजेशन देना है कोविड को स्टॉप करने के लिए, या जीएस में आपको कोई सजेशन देना है, वहाँ पे आप एक छोटा सा डाल सकते हैं, वी कैन यूज सीवेज सर्वेलेंस एज वेल टू मॉनिटर द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है इमिग्रेशन बैन एंड द इम्पैक्ट, ये जीएस पेपर 2 के आईआर से रिलेटेड है। तो आपको पता ही है कि यूएसए ने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो भी मतलब जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको वो 60 दिन के लिए यूएस के अंदर इमिग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ट्रंप ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? दिस इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएसए की इकनॉमी बाकी इकनॉमीज़ की तरह बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है, और इसको उन्होंने जो है ट्रंप का कहना है कि अगर वो ऐसा मेजर लेते हैं तो इकनॉमी का जो नीचे गिरना है वो धीरे धीरे कंट्रोल आएगा।
बट अगर आप रियलिटी देखें तो कहीं ना कहीं ये जो प्रपोज़ल है ये ट्रंप के पॉलिटिकल कैंपेन से डील करता है, क्योंकि ट्रंप अभी जो है इस साल 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं यूएसए में, और इमिग्रेशन रोकना जो है ट्रंप का एक बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा था, एक बहुत बड़ा इलेक्शन प्रॉमिस था। तो एक अगर आप बोल सकते हैं कि इकनॉमी तो बहाना है, सीधे सीधे उनको जो है अपना पॉलिटिकल वोट बैंक बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, क्या इसका मीनिंग क्या है? तो वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियन नेशनल्स हैं जो H1B स्किल्ड वीज़ा वर्कर कैटेगरी में हैं, H2A वीज़ा कैटेगरी में जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, और H2B वीज़ा कैटेगरी में जो सीजनल वर्कर्स हैं, उनके ऊपर जो है वीज़ा की प्रोसेसिंग उनकी रुक जाएगी। बट वाइट हाउस की अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी में कुछ एग्जम्पशंस रखे जाएंगे, जैसे कि एसेंशियल वर्कर्स को वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स को वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा, और जो भी लोग क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं पैंडेमिक से लड़ने में उनको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। दूसरा जो एग्जम्पशन रखा गया है वो ये है कि अगर कोई अपने इमीडिएट रिलेटिव के लिए इमिग्रेशन करना चाहता है, जैसे कि बीबी हो गई, या हस्बैंड या वाइफ, या फिर माइनर बच्चे किसी यूएस सिटीज़न के, तो उनको भी वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जिनको जिनको ऑलरेडी परमानेंट रेसिडेंसी ग्रांट कर दी गई है तो उनके ऊपर कोई फ़र्क इस ऑर्डर का नहीं पड़ेगा। चौथी चीज़, उन लोगों को एग्जम्पशन मिलेगा जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं और जो लॉ एनफोर्समेंट के रीज़न से इमिग्रेट करना चाहते हैं, और इस प्रोग्राम को कहते हैं EB-5 प्रोग्राम। तो EB-5 प्रोग्राम के अंदर अगर कोई आ रहा है तो उसको भी एग्जम्पशंस मिलेगा। अब इस एग्जम्पशंस के बियॉन्ड अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये आता है कि कितनी जॉब्स को पोटेंशियली हम रोक सकते हैं, कि मतलब इमिग्रेंट्स की कितनी जॉब्स का लॉस होगा इस वीज़ा की एप्लीकेशन रुकने से। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो अभी फाइल हुए हैं यूएसए की इकनॉमी में वो 26 मिलियन के आसपास हैं, और वो बेसिकली इसलिए फाइल हुए हैं क्योंकि यूएस इकनॉमी स्लो डाउन हुई है, ना कि इसलिए कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आके काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वीज़ा को रोकने से भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सिर्फ 3,58,000 जो इमिग्रेशन प्रोसेसिंग है वही जो है पॉज की जाएंगी इस प्रोक्लेमेशन के दौरान। तो मतलब इमिग्रेशन फिर भी चालू होगा। अगर आप 3-4 लाख देखें तो बहुत ज़्यादा फिगर नहीं होती है। अगर आप देखें 26 मिलियन लोगों को जॉब चाहिए और आप सिर्फ जो है 3.5 लाख लोगों की जो है इमिग्रेशन प्रोसेस को रोक रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया के वर्कर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो टूरिज़्म के ऊपर देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रुकावट है। उसके बाद अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तब भी इंटरनेशनल अराइवल के बाद कंट्रीज़ जो है ये देखेंगे कि जो भी विजिटर आ रहा है उसको मैंडेटरी 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड सर्व करना होगा। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे तो इससे टूरिज़्म पे और जो ट्रैवल वाली इंडस्ट्री है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इमिग्रेशन अगर हॉल्ट ना भी करते तो भी इम्पैक्ट पड़ता। अब अगर हम बात करें कि स्किल्ड वर्कर्स की, तो जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं जो H1B वीज़ा को लेना चाहते थे या फिर इसी का वो जो है सिमिलर कंडीशंस में अभी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर कंडीशंस में है, मतलब सभी कंट्रीज़ के लोग जो भी H1B वीज़ा को अप्लाई करना चाहते थे सभी अभी सेम कंडीशन में हैं। इसीलिए इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो H1B वीज़ा के लिए अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ के बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उनके ऊपर फ़र्क पड़े। इसमें कुछ IT सेक्टर के ऊपर, ITES सेक्टर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इससे यूएस पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए यूएस पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं इससे जो है ट्रंप की जो इमेज गिर रही थी उसको बूस्ट होने में फ़ायदा मिलेगा। ट्रंप का जो अगर आप पॉलिटिकल बेस देखेंगे तो ब्लू कॉलर वर्कर है, और इन वर्कर्स की डिमांड हमेशा से रहती है कि इमिग्रेंट्स को रोका जाए। तो कहीं ना कहीं ये ये जो पॉलिसी है ये पॉलिटिकल बहुत बड़ा विन रहेगी ट्रंप के लिए शायद। इमिग्रेशन इश्यूज़ की वजह से एक चीज़ जो होने वाली है अमेरिका में वो ये हो जाएगा कि अमेरिकन सोसाइटी काफ़ी पोलराइज हो जाएगी। अमेरिका को अगर देखा जाए तो अमेरिका को बॉइलिंग मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। अमेरिका खुद एक अमेरिकन, जितने भी अमेरिकन्स हैं ज़्यादातर सब इमिग्रेंट्स हैं इधर उधर के। तो ये एक अपने आप में काफ़ी पैराडॉक्सिकल बात है कि जो कंट्री इमिग्रेंट्स ने खुद बसाई है उसी कंट्री में आज इमिग्रेशन को रोका जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, और कहीं ना कहीं इससे जो है अमेरिकन जो आइडेंटिटी है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वाई पैथोजेंस ट्रैवल इन सर्च ऑफ ए होस्ट। इसमें जो है दो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है, एक जूनोसिस की और एक आपका वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात की गई है। तो इसमें ये कहा गया था कि देखिए ये पहला वायरस नहीं है जिसने जंप किया है एनिमल से ह्यूमन बीइंग में। तो पहली चीज़ तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक थ्योरी जो आ रही थी कि वो जो ये वायरस लैब मेड है उसको जो है डिबंक किया जा चुका है। एक जो है नेचर मेडिसिन में एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये कहा गया है कि जो वायरस का स्ट्रैंड है वो दो पर्टिकुलर एनिमल्स से आता है, एक तो बैट और एक पैंगोलिन। और बैट और पैंगोलिन की जीनोम से मिलकर के आपका जो सार्स CoV-2 का वायरस का जो आपका जीनोम है। तो कहीं ना कहीं ये चाइमेरा है और ऐसे जो जीनोम्स होते हैं वो ह्यूमन मेड नहीं हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरल ही है और जिसमें म्यूटेशंस हो गए हैं। और क्योंकि एनिमल में भी एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है जो कि ह्यूमन के अंदर भी होता है, तो ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का फ़ायदा उठाकर इस वायरस को ईजी हो गया हर एनिमल में जंप करना, डिफरेंट एनिमल्स में जंप करना, इंक्लूडिंग मैन भी एक एनिमल ही है और हमारी बॉडीज़ में भी काफ़ी सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस बाकी एनिमल से मिलते हैं। तो ये पहली चीज़ कही गई है। दूसरी चीज़ जूनोसिस क्या है। जूनोसिस का मतलब होता है देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी आपको इधर उधर की बातें दी हुई हैं, मैं डायरेक्टली आपके पॉइंट पे आती हूँ कि जूनोसिस का मतलब क्या है। जूनोसिस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे है जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि किसी जिसका जो ओरिजिन है, ये जो डिजीज़ थी बेसिकली ये एनिमल डिजीज़ थी, ये ह्यूमन डिजीज़ नहीं थी, बट काफ़ी क्लोज कांटेक्ट हो गया एनिमल्स का और ह्यूमंस का, और जो पैथोजन है उसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना अगर शुरू कर दिया है तो ऐसी डिजीज़ को हम जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं और इसको प्लूरल में जूनोसिस भी बोलते हैं। तो जूनोसिस का मतलब है ऐसा फिनोमेना जिसकी वजह से कोई डिजीज़ जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करती थी वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने लगे, तो उसी को हम जूनोसिस बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स रिस्क पे क्यों हैं? ह्यूमन बींग्स रिस्क पे इसलिए हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स का काफ़ी हमने जो एनवायरनमेंट का हनन किया है उससे एक हमारा लाइव स्टॉक जो हमारी जो हम जो है लाइव एनवायरनमेंट का हमने काफ़ी ज़्यादा हनन किया है। एनवायरनमेंट का हनन करने की वजह से हमने जो लैंड यूज़ चेंज कर दिया है, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड जहाँ होती थी वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ कर दिया है। अब एग्रीकल्चर लैंड में आपको पता है कि हम काफ़ी ज़्यादा लाइव स्टॉक से डील करते हैं, तो ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा फार्म एनिमल से लिंक्ड होती है एग्रीकल्चर में। और जब वाइल्ड एनिमल्स उस एरिया में रिसाइड करते थे, अगर वो वाइल्ड एनिमल्स से जो है डिजीज़ जंप कर जाती है लाइव स्टॉक में और लाइव स्टॉक से जंप कर जाती है ह्यूमन बींग्स में, तो इसी वजह से जो है ह्यूमन बींग्स ज़्यादा रिस्क पे हैं। देखिए रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो ये है पहला चीज़ है कि ह्यूमन की एक्टिविटी जैसे कि लैंड यूज़ का चेंज होना, एनिमल और चेंज जो है एनिमल और ह्यूमन होस्ट में कोई चेंज आ जाए उसकी वजह से पैथोजेंस में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए भी ह्यूमन बींग्स जो है रिस्क में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे पैथोजेंस इस तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं जिससे कि वो एक से ज़्यादा होस्ट को एक्सप्लॉइट कर सकें। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो ह्यूमन में जंप हुई हैं बाकी एनिमल्स से। फॉर एग्जांपल इबोला वायरस डिजीज़ थी, ये बैट से जो है जंप हुई थी। वेस्ट अफ्रीका में आप देखेंगे ये बैट में थी पहले और बैट से जंप हुई थी ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसी तरह से निपा वायरस भी पोल्ट्री फार्म मतलब पिग फार्मिंग की वजह से जो है बैट से पिग्स में और पिग से फिर ह्यूमन बींग के अंदर जंप हुई थी। तो यूएनईपी ये आर्ग्यू करता है कि जितना हम इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को जो है चेंज करते रहेंगे उतना ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ जो है रिस्क पे आएगी, और जितना ज़्यादा जो है हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को चेंज करेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा जो है हम वल्नरेबल हो जाते हैं बहुत सारे वेक्टर्स के और बहुत सारे पैथोजेंस के लिए। अब क्या क्या रीजंस रहे हमारे चेंजेस के, ह्यूमन मेड चेंजेस कौन कौन से हैं? वेदर पैटर्न के चेंजेस हो गए जिससे जो है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया डिजीज़ का बढ़ जाता है, पैथोजन और पेस्ट में चेंजेस हो गए। फिर ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा ट्रैवल, कॉन्फ्लिक्ट्स, माइग्रेशन, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग, अर्बनाइजेशन, हमारी डाइटरी प्रैक्टिसेस और मेडिकल प्रेफरेंसेस, इनकी वजह से भी ह्यूमन बीइंग रिस्क पे ज़्यादा आते हैं। अब प्लांट किंगडम की क्या बात है? प्लांट किंगडम पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा जब एनिमल्स में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो प्लांट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ये पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। अब कुछ हमारी जूनोटिक डिजीज़ की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ जूनोटिक हैं। पहली इबोला, ये जूनोटिक डिजीज़ है। बर्ड फ्लू है, मर्स है, रिफ्ट वैली फीवर है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि सार्स जिसको बोलते हैं, ये भी हमारी जूनोटिक डिजीज़ है। वेस्ट नाइल वायरस भी
जूनोटिक है, जीका वायरस और कोविड-19, ये सारी आपकी जूनोटिक डिजीज़ हैं। उसके अलावा एक और डिजीज़ जो जूनोटिक है, जिसका बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो है आपकी एचआईवी। फिर जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस, ये भी आपकी जूनोटिक डिजीज़ है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारी सारी जूनोटिक डिजीज़ेज़ हैं। अब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें अपनी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करना है, अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे पैंडेमिक से अपने आप को बचाना है, तो हमें पूरी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ काफ़ी क्लोजली इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हम भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो हमें इस तरह की अप्रोचेस डिज़ाइन करनी चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस लेकर के आने चाहिए, जिससे कि हम बेटर हेल्थ आउटकम्स अचीव कर सकें। और हम बेटर हेल्थ आउटकम कैसे अचीव कर पाएंगे? जब हम अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। और वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में जो है हम कोशिश करते हैं कि जूनोटिक डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकें, फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकें और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को रिड्यूस कर सकें। तो क्या करना चाहिए आगे? क्या हमारे लिए क्या आगे ऑप्शंस हैं? हमें ये करना चाहिए कि एपिडेमिक डिजीज़ के अगर हमें इम्पैक्ट रोकने हैं, तो हमें इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट जो हम साइड इफ़ेक्ट्स डालते हैं इकोसिस्टम को, जो हम हानि पहुँचाते हैं, उसे हमें रिड्यूस करना होगा, जिससे कि इकोसिस्टम फ्लरिश कर सके। और अगर इकोसिस्टम को हम हानि पहुंचाएंगे, तो जो पैथोजेंस हैं, ये बहुत तेज़ी से जंप करेंगे होस्ट में, और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के ऊपर असॉल्ट करते रहेंगे। तो हमें बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करनी है, हमें जो है रिलायबल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने हैं, और वन हेल्थ की अप्रोच को हमें बढ़ावा देना है। तो एक और आर्टिकल जो आपको देखना है वो है फॉर ब्रिक्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से ब्रिक्स की, आपका जीएस पेपर 2 का आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 में आपको ये देखना है। और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि कोविड-19 के क्राइसिस ने जो है कहीं ना कहीं ब्रिक्स के रोल को हाईलाइट कर दिया है और इसके रिलेशनशिप को भी टेस्ट पे लाया है। ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है अपने पैंडेमिक से सभी लोग लड़ाई करने में अभी जुटी हुई हैं, और रशिया ये ट्राई कर रहा है कि क्राइसिस जो है कोई भी गेन ना करे इस क्राइसिस से, क्राइसिस को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। 12वीं ब्रिक्स समिट जो होनी है 21 जुलाई से 23 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में, वो शायद पोस्टपोन हो जाएगी या फिर ऑनलाइन की जाएगी, ये कहा गया है इसमें। अब ब्रिक्स की और एक रिपोर्ट रिसेंटली छपी थी रशिया में, जिसका नाम है ब्रिक्स एंड राइवलरी पैंडेमिक। तो इसमें जो है ये रशियन थिंक टैंक वाल्डाई क्लब ने इसी हफ्ते जो है रिलीज़ की है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ब्रिक्स जो है एज एन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने आ सकता है। ये कहा गया है इस आर्टिकल में, या इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड-19 ने पॉलिटिकल राइवलरी को बढ़ावा दिया है, जैसे चाइना और यूएसए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कोविड-19 के आउटब्रेक के लिए, तो इसीलिए पॉलिटिकल राइवलरी बढ़ी है। ऐसी सिचुएशन में ब्रिक्स एक लीडरशिप रोल निभा सकता है ग्लोबल, अगर आप देखें ग्लोबल सिनेरियो में। क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि ब्रिक्स के अंदर कोई ब्लेम गेम नहीं है, कोई एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा, सब लोग जो है कॉमन विजन के लिए काम करते हैं। कोऑपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है ब्रिक्स की कंट्रीज़ में, और हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर वगैरह पर ब्रिक्स की कंट्री का फोकस रहता है। तो क्या क्या देखिए, ब्रिक्स क्यों बेटर एक ऑल्टरनेटिव है ग्लोबल सिनेरियो में? ब्रिक्स इसलिए बेटर ऑल्टरनेटिव है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स जो है टोटल इसके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं, ये इक्वालिटी पर बिलीव करता है ब्रिक्स। जबकि हम अगर बाकी बड़े थिंक टैंक्स की बात करें, जैसे कि G7 की बात करें, तो G7 कोल्ड वॉर इरा में बनाया गया था, और इसका मतलब था कि वेस्टर्न डोमिनेशन करना, वेस्टर्न पावर्स को जो है बाकी कंट्रीज़ पे डोमिनेट कर सकें। जबकि ब्रिक्स जो है इक्वालिटी की बात करता है। तो ये हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ब्रिक्स के लिए? सबसे पहली चीज़ है कि जो पांचों ब्रिक्स कंट्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी अपने अपने कामों में जुटी हुई हैं, और इनके पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं हैं। सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकें, इस ब्रिक्स को आगे लेके जा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि काम करना चाहिए, जैसे कि ब्रिक्स का सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन जो है एक डेवलप हो सके, जिससे कि आगे इस तरह के अगर पैंडेमिक्स आएँ तो ब्रिक्स कंट्रीज़ मिल करके वैक्सीन का डेवलपमेंट कर सकें। उसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म के ऊपर काम कर सकती हैं, और डायग्नोस्टिक और प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ डिजीज़ के ऊपर जॉइंटली काम कर सकती हैं। और इसके लिए इनको जो फिनेंसिंग करेगा वो न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा, जो कि फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करेगा इन सभी कंट्रीज़ को, जिससे कि वो पैंडेमिक से लड़ सकें। बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है
बहुत ज़्यादा डिस्कशन है कि ब्रिक्स को अच्छे से बढ़ोतरी दी जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि सभी के पास पैसे की कमी है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ जो है बहुत बुरी तरह से इकोनॉमिकली इफेक्ट होंगी कोविड-19 की वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक थ्रेट है जो ब्रिक्स को फेस करनी पड़ रही है। अब आज आपका होमवर्क है कि आप जो है ब्रिक्स की कंट्रीज़ के नाम देखेंगे ये कब डेवलप हुई थी, कब कब सेटअप हुआ था, और इसका जो है आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर क्या है, और सारा जो ब्रिक्स के बारे में है एक बार आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन अपनी इकट्ठी करके यहीं पे रख लेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है, ओनली 15% पुअर हाउस होल्ड हैज़ रिसीव्ड पल्सेस। ये जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है आपका आर्टिकल। और यहाँ पे ये देखना है कि 1 किलोग्राम जो है पल्स का वादा किया गया था, मतलब दालों का वादा किया गया था पुअर को देने के लिए, पर कुछ ओनली 19 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये दाल मिली है। टोटल जो दाल देनी थी वो 1.96 लाख टन देनी थी, और ऐसे में जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि 85% हाउस होल्ड्स हैं उनको दाल नहीं मिली है। तो शायद मई के फर्स्ट वीक में इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत जो दाल है वो अनमिल्ड है, मतलब कि दाल दली हुई नहीं है, और दली हुई दाल ही डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। योजना देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है इंडिया के अंदर, योजना टॉप लेवल से डिज़ाइन होती हैं और नीचे ये उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो डिज़ाइन तो हो गई, एकदम से बता दिया गया कि हाँ दाल दी जाएगी, बट देने के लिए आपके पास जो है जब रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप देंगे कैसे। तो दलाई उनकी चल रही है, इसीलिए दाल को देने में प्रॉब्लम आ रही है। मिलिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, और मिलिंग ऑपरेशन होते ही जैसे ही मिलिंग हो जाएगी, जैसे ही दाल दल जाएगी, वैसे ही ये रेशन शॉप से पहुंच जाएगी और मिलने लगेगी। हर्डल्स क्या क्या हैं? एक तो प्रॉब्लम ये है कि पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा है, बट इंटर स्टेट जो है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बफर स्टॉक जो पल्सेस का था वो इतना ज़्यादा वो मतलब थोड़ा सा कम था, और दाल जो है साफ़ नहीं थी, दली हुई नहीं थी, बफर स्टॉक की जो दाल थी ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसीलिए जो है हर्डल्स आई हैं। तो अब इसका जो काम है वो शुरू हो गया है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही दाल मिलने लगेगी, इस आर्टिकल में ये कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है, गवर्नमेंट टू स्टडी लेसन्स लर्न फ्रॉम स्पेनिश फ्लू। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि आप जो है रिसर्चेस कीजिए, H1N1 का जो स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते हैं, H1N1 का जो 1981 का पैंडेमिक आया था, उस वक्त कैसे हैंडल किया गया था सिचुएशन को, और इकनॉमी को कैसे बूस्ट किया गया था पैंडेमिक के बाद। तो इससे जो है ये पता चलेगा कि हम आगे आने वाले टाइम में किस तरह से अपने पैंडेमिक से रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा है गवर्नमेंट ने? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि देखिए बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास जो है मैटर है, आर्काइव्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है कि किस तरह से 1918 के पैंडेमिक को हैंडल किया गया था, और पब्लिक हेल्थ को कैसे रिस्टोर किया गया था, इकोनॉमी को कैसे रिस्टोर किया गया था। तो उसको जो है केस स्टडी के रूप में यूज़ करके वहाँ से जो है सॉल्यूशंस टेलर किए जाएंगे अभी लोकल एरियाज़ के लिए, और उनको जो है उनको यूज़ करके हम कोविड-19 से भी डील करने की कोशिश करेंगे। हमेशा अच्छा होता है कि हम अपने लेसन्स लर्न करें, और बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक टॉप बॉटम अप्रोच ना करते हुए कहीं ना कहीं एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी को लाइन पे लाने के लिए, और इसलिए ये काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ है। और ये आपका GS2 का आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईलाइट है, सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है हर तरीके से लर्न करने की कोशिश करे, जो बाबूडम है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है, कोरोना वायरस स्पेयर्स नो मेजर ऑर्गन इन द बॉडी। ये GS3 का आर्टिकल है, साइंस एंड टेक का। और कोरोना वायरस का अगर आप बॉडी पे इम्पैक्ट देखेंगे तो पहले ये देखा गया था कि कोरोना वायरस जो है उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं। अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस जो है इनिशियल स्टेजेस में इन्फेक्शन को नहीं बीट किया गया, तो वायरस न केवल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि न केवल लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है, बल्कि बहुत तेज़ी से बाकी ऑर्गन्स को भी बैटल ग्राउंड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। वायरस जो है बॉडी को पूरी तरह से तोड़ देता है और बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, इतनी बुरी तरीके से जितना आगे इससे पहले नहीं देखा गया था। वायरस जो है सेल बाय सेल सेल्स को एंटर करता है, बाइंडिंग रिसेप्टर से बाइंड करके, और एक पर्टिकुलर एंजाइम को यूज़ करता है, एंटीनोजेसिन कन्वर्टिंग एंजाइम,
टू ACE2। तो ACE2 को यूज़ करके ये जो है हमारी सेल्स के अंदर एंटर करता है और फिर सेल्स के को टेक ओवर करके तबाही मचाना बॉडी के अंदर शुरू कर देता है। अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स में जो ACE रिसेप्टर्स होते हैं उनको बाइंड कर लेता है और ये काफ़ी डीप जो है पेनिट्रेट कर जाता है। हमारी जो लंग्स के अंदर लंग सैक्स होते हैं या एल्वियोल्स होते हैं, उनके अंदर जो है जैसे ही ACE2 इन्फेक्ट करता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि लंग्स के अंदर जो है पानी भरने लगता है और उस वजह से जो है एक कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। तो इसी को हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत तेज़ी से गिरने लगता है और लंग्स जो है फ्लूइड से भर जाती हैं। इस फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं? WBCs हैं, म्यूकस है और डेट्रिटियस, और जो लंग सेल्स जो मर गई हैं वो हमारे एयर सैक के अंदर भरने लगती हैं, इसीलिए लंग्स का फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। लंग्स के अलावा ये ब्लड वेसल्स को भी एंटर कर जाता है, ब्लड वेसल्स लीक करने लगती हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं और जब ब्लड क्लॉट फॉर्म होने लगते हैं तो बाकी ऑर्गन्स के लिए भी ये कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ब्लड सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हार्ट जो है आपका मेजर ऑर्गन है जो इन्फेक्ट होता है लंग्स के बाद, तो डिसरप्शन की वजह से ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, जिससे कि ब्लड की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और अगर क्लॉटेड ब्लड ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन अपटेक है वो कम हो जाता है ब्लड वेसल्स का, क्योंकि वेसल जो ब्लड की वेसल है वो पूरी तरह से क्लॉट से भरी हो जाती है, क्लॉग्ड हो जाती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन अलग अलग ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, एक और चीज़ क्या है कि देखा जाता था कि अस्थमेटिक्स जो लोग अस्थमेटिक होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन्फेक्ट करती है, पर अभी जो केसेस आए हैं उसमें ये देखा गया है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर रही है ये डिज़ीज़ उन लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है जिनकी बाकी वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ओबिसिटी है या उनकी एज ज़्यादा है या हाइपरटेंशन है। किडनी भी वल्नरेबल हैं, इसीलिए ये देखा गया था कि कुछ लोग जिनके अंदर किडनी डिजीज़ है उनको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस किडनी के अंदर भी हुए हैं इस वायरस की वजह से। और कुछ लोगों के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिली, जैसे कि उनको सीज़र हो जाता है, मतलब उनका बॉडी में सीज़र हो जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, लोगों की सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट खत्म होने लगता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है और कुछ लोगों को जो है ऑक्सीजन स्टार्वेशन होने लगता है और कुछ लोगों के अंदर ये वायरस इवन ब्रेन तक चला जा रहा है और ब्रेन में स्वेलिंग क्रिएट कर रहा है, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं और एंसेफेलाइटिस। ये दोनों चीज़ें पानी भर जाना ब्रेन के अंदर, इसको एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स का स्वेलिंग मेनिंजाइटिस। तो ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस भी कॉज कर रहा है कुछ लोगों के अंदर। तो आज का जो फाइनल आर्टिकल हमें देखना है वो ये है, फर्स्ट मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स विद अनइक्वल मासेस डिटेक्टेड। ये GS3 का आर्टिकल है और बेसिकली ये डील करता है आपका साइंस एंड टेक से, स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो आउटर स्पेस से। तो पहली बार जो आपका LIGO ऑब्जर्वेटरी है, ग्रेविटेशनल वेव और ऑब्जर्वेटरी जिसको हम LIGO कहते हैं, उसने डिटेक्ट किया है कि दो ब्लैक होल्स मर्ज किए हैं और इन दोनों का जो मास था वो अनइक्वल था। तो ब्लैक होल आपको पता होगा, ब्लैक होल इतना ज़्यादा कंडेंस्ड स्टार हो जाता है कि उसके अंदर से इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसके अंदर से इवन लाइट एस्केप नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसको ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसके आसपास कोई भी चीज़ आएगी तो ये अपने ऊपर उसको अपने पास इसको अट्रैक्ट करने लगता है और दो ब्लैक होल अगर पास पास में होंगे तो ये एक साथ कोलैप्स करके आसपास आ जाएंगे और मर्ज कर जाते हैं। देखिए ये जो एग्जांपल है यहाँ पे, ये जो ग्राफिक्स है ये दो ब्लैक होल के मर्जिंग का एग्जांपल दिखा रहा है। तो ये इवेंट इसको कहा गया था, इस इवेंट का नाम है GW190412 और ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले डिटेक्ट किया गया था और उसके बाद जो है एनालिसिस जब सिग्नल्स की हुई तो ये दिखाता है कि बहुत वायलेंट था ये मर्जर, बहुत ज़्यादा वायलेंट रहा होगा। सोचिए दो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाले आर्टिकल्स अगर आसपास आ जाएं तो एक दूसरे को ये कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो मर्जर होगा बहुत वायलेंट होगा। और ये दोनों अनइक्वल मासेस के थे, एक का जो मास है वो 30 गुना ज़्यादा था सन से और दूसरे का जो मास था वो 8 गुना ज़्यादा था सन से। एक्चुअल मर्जर जो हुआ था वो 2.5 जो है बिलियन लाइट ईयर्स अवे हुआ है, काफ़ी दूर है अर्थ से।
और जो डिटेक्टेड सिग्नल्स जो छोड़े गए थे इस मर्जर से वो वेव फॉर्म में हैं। और ये अनइक्वल साइज़ के जो वेव फॉर्म्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट थी। इक्वल साइज़ वाले अगर मर्जर होता है तो उनकी वेव फॉर्म्स अलग आती हैं, अब इनकी वेव फॉर्म्स अलग थी, इसीलिए इसको जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, क्योंकि इस तरह का फिनोमेना पहली बार देखा गया है। अब देखिए ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं कि स्पिन और एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्रूशियल डिफरेंस क्या है, दो अगर एक सेम साइज़ के मर्ज करते हैं या अनइक्वल साइज़ के मर्ज करते हैं तो डिफरेंस क्या होता है। देखिए जब सेम साइज़ के मर्ज करते हैं तो डोमिनेंट एमिशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल वेव का दुगनी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी से होगा। मतलब मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, तो अब जो ग्रेविटेशनल वेव से मर्ज होंगी वो मतलब दुगनी फ्रीक्वेंसी से मर्ज होंगी। ये आपका होता है ये बाइनरी जब मर्जर होता है तब ऐसा होता है। बट अगर हम नॉन बाइनरी मर्जर देखें, मतलब कि अनइक्वल मासेस हैं, तब अगर मर्जर होगा तो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी जो है डिटरमाइन की जाएगी। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेविटेशनल वेव की वो डिपेंड करेगी उसके ऊपर जो बड़ा वाला आपका स्टार है या बड़ा वाला जो ब्लैक होल है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है, और इस तरह की जो प्रेडिक्शन थी वो जनरल रिलेटिविटी में की गई थी, और ये जो फिनोमेना है ये जनरल रिलेटिविटी को प्रूव करता है। तो आज की न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो ये हमारा इनिशिएटिव। अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। रोज़ हम 8 बजे के आसपास ये अपलोड किया करेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ और सपोर्ट करते रहें सिविल्स तैयारी को। आप हमारा टेलीग्राम चैनल @सिविल्स तैयारी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सुबह सुबह इन आर्टिकल्स को हाईलाइट करके डाल देते हैं। तो आप एक बार सुबह आर्टिकल पढ़िए, शाम को आप न्यूज़ एनालिसिस देखिए, तो आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा। डेली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूज़ को पढ़ने में, सॉर्ट आउट करने में। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।